कोरोना की दूसरी लहर जो है चौतरफा कहर बनकर बरप रही है। हालात दिन ब दिन आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं, मानो सारे इंतजाम धराशायी हो चुके हैं, क्योंकि इस दूसरी लहर के प्रकोप ने सबके पसीने छुड़ा दिए। न फ्रंटलाइन वर्कर्स इससे बचे हैं, न ही अब कोई वीवीआईपी इस वायरस से बच पा रहा है। 3 तस्वीरों से आप दूसरी लहर के कहर का अंदाजा लगा सकेंगे। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कोरोना संक्रमित हो गए, खुद को उन्होंने सेल्फ आइसोलेट कर रखा है। सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी संक्रमित हैं और कोरोना के डर से सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं या रद्द कर दी गई हैं। अब सवाल यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का है, जो सरकार के सामने फैसला लेने के लिए विषय मौजूद है। चुनौती भी है सरकार के सामने, क्या परीक्षाएं टाली जाएं, क्या रद्द की जाएं, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं से क्या कोई सबक सीखा जाए, उन पर जो निर्णय लिया गया है उसको कोई नजीर माना जाए। अब ये चुनौती है शासन के सामने। अब इसमें सबसे पहले बात करेंगे कोरोना के वीवीआईपी अटैक की। इस वायरस की रफ्तार और पकड़ अब इतनी बढ़ चुकी है कि संतरी से मंत्री तक सबका बचना मुश्किल हो गया है। तमाम एहतियात और सुरक्षा कवचों को भेदते हुए यह वायरस सिर्फ शिकार करने पर आतुर है। वैसे भी सूबे की राजधानी इन दिनों कोरोना कैपिटल से कम नहीं है। यहां पर यह वायरस इस हद तक फैल चुका है कि इसे रोकने के सारे हथकंडे फेल हो रहे हैं। सेल्फ आइसोलेशन में है मुख्यमंत्री। संक्रमित पाए जाने के बाद सपा अध्यक्ष भी और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही पहले ही संक्रमित पाए जा चुके हैं। अब आशुतोष टंडन की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। अनुभव शुक्ला हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। अनुभव, वीवीआईपी इस पर अटैक कर दिया इस वायरस ने, एक के बाद एक कैबिनेट मंत्री, आईएएस अधिकारी, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, बड़े राजनेता, ये सब संक्रमित दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये कि जिन्हें निर्णय लेना है, जिन्हें व्यवस्था चलानी है या व्यवस्था चलाने में योगदान देना है, वो खुद इस वायरस से पीड़ित हैं। इस वक्त चीजें कैसे आगे बढ़ेंगी? अनुभव, आपको मेरी आवाज मिल रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आपने कहा कि जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आज अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो 20,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, 1 दर्जन से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में जो आईएएस अफसर हैं वो कोविड पॉजिटिव हैं। लगातार उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर जो शहर हैं, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, वाराणसी हो गया, प्रयागराज हो गया, यहाँ स्थितियाँ बद से बदतर होती जा रही हैं। और यही वजह है कि अब सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम और व्यवस्थाएं कर रहे हैं। आज देखिए कि स्पेशल जो प्लेन है वो भेजा गया ताकि जो इंजेक्शन है रेमडेसिविर, जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी 25,000 की डोज कम से कम उत्तर प्रदेश आ सके और वो शाम तक आएगी। पर स्थिति ये है कि अस्पतालों में जगह नहीं है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं है। बहुत सारे मरीज जो अस्पताल पहुंच रहे हैं उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, बेड नहीं मिल पा रहा है, घंटों घंटों इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो हम कहें तो जिस तरीके से ये कोविड की सेकेंड वेव आई है, इसका शायद अंदाज़ा नहीं था कि इसकी तीव्रता इतनी ज़्यादा होगी। और एक अभी जो रिपोर्ट अभी हाल ही में पब्लिश हुई है, और लखनऊ में जो डॉक्टर सूर्यकांत है, रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट केजीएमयू के हेड, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस वक्त जो R एक रेशियो होता है जिससे ये पता चलता है कि किस जगह पर कितने ज़्यादा लोग संक्रमित हो सकते हैं, उसमें उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा, सबसे ऊपर है, यानी 2.14 वो रेशियो है। और 1 से नीचे अगर वो होता है तो ये माना जाता है कि इससे कम लोग जो है वो संक्रमित होंगे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में सबसे ज़्यादा ये जो रेशियो है वो उत्तर प्रदेश में हो चुका है। तो ये माना जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में पॉजिटिव होने वालों की संख्या और बढ़ जाएगी। जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। अभी डॉक्टर सूर्यकांत से बात भी हो रही थी। अनुभव, उन्होंने कहा कि ये संक्रमण फैलता किस दर से है, इसके बारे में इस R रेट से पता चलता है, और ये बहुत ज़्यादा हो रहा है और अभी आने वाले दिनों में इसके और बढ़ने की चांसेस हैं। मतलब ये कि संक्रमण अभी और बढ़ेगा उत्तर प्रदेश में, यह उनका अनुमान है। इसके लिए तैयारी क्या होती दिखाई दे रही है अनुभव, चूंकि व्यवस्थाएं चरमराई हुई दिखाई देती हैं? देखिए, अब व्यवस्थाओं की बात क्या कही जाए, कैसे कही जाए।
पंचायत चुनाव होने हैं, कल पहले चरण का इलेक्शन होगा 18 ज़िलों में, और अगर हम देखें तो तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ वोटर वोट डालेंगे। तो क्या कोरोना रोकने के लिए कदम है? इससे तो कहीं नहीं कोरोना रुकने वाला। और अभी आज हमने जब पंचायती राज मंत्री से फ़ोन पर बात की तो उन्होंने कहा कि देखिए साहब, अभी तो केवल जो लखनऊ है, वाराणसी है, कानपुर है, प्रयागराज, बड़े शहरों में ही कोरोना है, छोटी जगह पे तो कोरोना है नहीं। यानी वो चाहते हैं कि शायद और जगहों पर भी कोरोना फैले, उसका संक्रमण और तेज हो, तभी तो इस तरीके की बात कही जा रही है। अगर आपको इलेक्शन भी कराना है, कैसे आप कहेंगे कि आप कोविड की गाइडलाइन को पूरी तरह से फॉलो करा रहे हैं? बहुत सारी जगहों पर ऐसी खबरें आ रही हैं कि जिनकी ड्यूटी लगाई गई वो पॉजिटिव लोग हैं। ऐसे में तो संक्रमण का खतरा और बढ़ेगा। अब सरकार कह रही है कि हम अस्पतालों में बेड मुहैया करा रहे हैं और बेड हम बढ़ा रहे हैं, बलरामपुर में 300 बेड जो हमने दिए हैं, इस तरह की चीज़ें सरकार कह रही है। लेकिन स्थिति देखिए 10 से 12 दिनों में ऐसी हो गई, इसका अंदाजा नहीं किसी को नहीं था अनुभव। और ये बिल्कुल ठीक माना जा रहा था आपने, कि ये फर्स्ट वेव अंदाजे से बहुत दूर चला गया मामला। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत शुक्रिया आपका इन जानकारियों के लिए। तो अनुभव शुक्ला हमें बता रहे हैं कि कैसे स्थितियां बिगड़ी हैं पिछले 10 से 12 दिनों में और हालात बद से बदतर हुए हैं। अभी फिलहाल शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसके बारे में हम आपको जरूर बताएंगे कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कह रहे हैं। लेकिन आपको बताएं कि कोरोना जिस तेजी से फैल रहा है उसको देखते हुए सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है, 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक समेत कई लोगों की मौजूदगी में यह फैसला लिया गया। कई अधिकारियों की सीबीएसई ने 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी हैं, लिहाजा बोर्ड द्वारा तय मापदंड के हिसाब से अतिरिक्त मूल्यांकन के आधार पर इन छात्रों के रिजल्ट्स जारी किए जाएंगे। अगर कोई छात्र इस रिजल्ट से असंतुष्ट रहता है तो उसे कोरोना महामारी की स्थिति सामान्य होने के बाद परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार 12वीं की परीक्षाओं का नया शेड्यूल 1 जून को देश में कोरोना की स्थिति को देखकर तैयार किया जाएगा और तय समय से 15 दिन पहले छात्रों को परीक्षा के बारे में सूचित कर दिया जाएगा। अविनाश तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। अविनाश, बड़ा फैसला लिया गया है शिक्षा मंत्रालय की ओर से और सीबीएसई की ओर से। खबर है कि रमेश पोखरियाल निशंक देश के शिक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो ये विषय क्या है उनका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी है। वो जो तमाम सारे आज डिसीजन लिए गए हैं वो उसी डिसीजन को ब्रीफ कर रहे थे। मैं उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो सीबीएसई के छात्र हैं उनकी जो चिंताएं थी, परिजनों की जो चिंताएं थी, इन चिंताओं को प्रधानमंत्री ने जो है कंसर्न लिया और प्रधानमंत्री को भी इस बात की चिंता हुई। क्योंकि अगर बात करें तो 21,07,000 के ऊपर जो 12वीं के छात्र हैं, 10वीं के छात्र हैं, माफ करिएगा, और 14 लाख के ऊपर 12वीं के छात्र हैं, यानी कि टोटल 36 लाख छात्र होते हैं 10वीं और 12वीं को मिला करके। इन दोनों छात्रों का जो भविष्य था उसका निर्धारण करना था। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि पढ़ाई तो जरूरी है लेकिन अभी स्वास्थ्य प्राथमिकता है, लिहाजा स्वास्थ्य की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए जो अभी निर्णय लिया जा रहा है वो ये है कि परीक्षा को टाला जाए। 12वीं की परीक्षा को जो है स्थगित किया गया है, 1 जून को उस पर निर्णय होगा और 10वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। 10वीं की परीक्षा में जो छात्र इस साल थे उनका इंटरनल असेसमेंट के आधार पर मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि जो प्री बोर्ड्स आयोजित किए गए थे स्कूल की तरफ से, उसमें वो जो नंबर अर्जित किए हैं उसी नंबर के असेसमेंट के आधार पर उनको मार्क्स दिए जाएंगे। अगर उन मार्क्स से छात्र संतुष्ट नहीं होते हैं तो बाद में अपील कर सकते हैं कि फला सब्जेक्ट में उनको फला विषय में सही मार्क्स नहीं मिले और इसकी वो परीक्षा देना चाहते हैं। और फिर जैसे स्थिति नॉर्मल होगी, सिचुएशन नॉर्मल होगी, कोविड का जो संक्रमण दर है वो घटेगा, सामान्य स्थिति होगी, उस स्थिति में परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। फिर जो मार्क्स छात्र अर्जित करेंगे वो मार्क्स उनको दिया जाएगा। तो ये निर्णय लिया गया। फिलहाल पूरा फोकस है 12वीं की परीक्षा को आयोजित कराना, जिसका निर्णय 1 जून को अब लिया जाएगा। 1 जून को सीबीएसई के तमाम सारे पदाधिकारी, इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय के तमाम सारे पदाधिकारी बैठेंगे। उस वक्त की जो मौजूदा स्थिति रहेगी कोरोना संक्रमण को लेकर, उसके बाद फिर निर्णय लिया जाएगा कि आगे किस तरीके से 12वीं की परीक्षा का आयोजन किया जाए। तो फिलहाल ये निर्णय प्रधानमंत्री के कंसर्न के बाद, प्रधानमंत्री की चिंता के बाद आज लिया गया है और प्रधानमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि छात्रों की पढ़ाई तो जरूरी है लेकिन अभी स्वास्थ्य प्राथमिकता है। अविनाश, इसका अर्थ ये समझा जाए कि 12वीं की परीक्षा अब कम से कम 15 जून या उसके बाद ही होगी, उसके पहले तो बिल्कुल संभव नहीं।
जी बिल्कुल राजेंद्र, अगर बात करें तो सीबीएसई ने और शिक्षा मंत्रालय दोनों ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर 1 जून की बैठक में ये निर्णय लिया जाता है और उस वक्त स्थितियां अच्छी रहती है, सामान्य रहती है, तब 15 दिन पहले छात्रों को कम से कम अवगत कराया जाएगा। यानी कि अगर 1 जून को बैठक होगी तो 15 जून से पहले परीक्षा नहीं होगी 12वीं की। अब 15 जून के बाद ही 12वीं की परीक्षा होगी, लेकिन इस पर भी अब राजनीति शुरू हो गई है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने साफ कहा है कि 12वीं की परीक्षा भी टाला जाना चाहिए, छात्रों के ऊपर जो है प्रेशर नहीं होना चाहिए, छात्रों के ऊपर दबाव नहीं होना चाहिए और इसका निर्णय अभी लिया जाना चाहिए। हालांकि शिक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि ये निर्णय 1 जून को ही बैठक में लिया जाएगा कि उस वक्त की स्थिति क्या रहती है। अगर उस वक्त कोरोना संक्रमण दर घटता है, स्थिति सामान्य होने की दिशा में बढ़ती है, तब फिर आगे निर्णय लेकर परीक्षा कराई जाएगी। और अब ये मान लीजिए कि 15 जून से पहले 12वीं की परीक्षा नहीं होनी है और निर्णय 1 जून को होना है। अगर 1 जून को कोविड का संक्रमण घटता हुआ दिखता है, स्थितियां सामान्य होती हुई दिखती है, तभी आगे 15 जून के बाद परीक्षा आयोजित होगी, अन्यथा परीक्षा आगे भी टल सकती है। बिल्कुल अविनाश, आपने बिल्कुल ठीक विषय उठाया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह बात कही कि 12वीं की परीक्षा के संदर्भ में भी 10वीं की परीक्षा जैसा ही निर्णय लिया जाना चाहिए। और ये बात हमने मनीष सिसोदिया के मुंह से भी सुनी, वो भी ये बात कहते दिखाई दिए कि ऐसा ही निर्णय 12वीं की परीक्षा के लिए भी लिया जा सकता था। अगर ये दबाव और बढ़ता है और इन दोनों के अलावा भी और राजनेता इस प्रकार की बात रखते हैं या जनता का दबाव पड़ता है, तो क्या यह मुमकिन होगा? सरकार पुनर्विचार कर सकती है इस पर? जी बिल्कुल राजेंद्र, इस पर पुनर्विचार हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने स्पष्ट कर दिया कि अब जो 12वीं का निर्णय होगा वो 1 जून को ही लिया जाएगा, उससे पहले कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। अगर 1 जून तक संक्रमण की रफ्तार ऐसी ही रहती है, स्थिति सामान्य होती हुई नहीं दिखती है, कोविड का संक्रमण दर जो है घटता हुआ नहीं दिखता है, तब उसके बाद हो सकता है कि डिसीजन ले लिया जाए। क्योंकि चूंकि अमूमन अपने यहाँ जो है जुलाई से क्लासेज स्टार्ट हो जाते हैं और ऐसे में जो तमाम सारी यूनिवर्सिटियों के फॉर्म होते हैं, तमाम सारे जो नया एकेडमिक सेशन होता है, उसमें एडमिशन के लिए छात्रों को दिक्कत न होता, हो सकता है ऐसे निर्णय ले लिया जाए। लेकिन फिलहाल इस पर अभी कोई विचार नहीं किया जा रहा है। 1 जून तक का इंतजार किया जा रहा है। 1 जून को स्थिति का आकलन करने के बाद ही शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई बोर्ड कोई निर्णय लेगा। फिलहाल अब तमाम तरह जो छात्र हैं वो 15 जून तक मान के चले कि उनकी परीक्षा नहीं होनी है, लेकिन 1 जून को असेसमेंट होगा, जिसके बाद फिर ये निर्णय लिया जाएगा कि क्या आगे 12वीं की भी परीक्षा होनी है या फिर उनको इंटरनल असेसमेंट के आधार पर उनको भी नंबर दिया जाएगा। आइए अविनाश, अब 10वीं की परीक्षा के बारे में बात करते हैं, जिसमें इंटरनल असेसमेंट की बात कही जा रही है। ये इंटरनल असेसमेंट क्या स्कूलों का अलग अलग समय पर हो सकता है और वो इसको अपनी सुविधा के अनुसार तय कर सकते हैं? जी देखिए राजेंद्र, इस पे सीबीएसई अगले कुछ दिनों में ही अपना नोटिफिकेशन जारी करेगा। एक डेट दी जाएगी, उस डेट के तहत ही तमाम सारे स्कूल को अपने यहाँ पढ़ने वाले तमाम छात्रों को इंटरनल असेसमेंट करके मार्क्स जो है वो सीबीएसई बोर्ड को भेजना होगा। उस डेट के अंदर ही जब सीबीएसई बोर्ड मार्क्स प्राप्त करेगा, उसके बाद फिर जो नतीजे हैं उसकी ओर आगे सीबीएसई बढ़ेगा और फिर नतीजे अपनी तरफ से डिक्लेयर करेगा। लेकिन जो है सीबीएसई अपनी ओर से नोटिफिकेशन जारी करके ये स्पष्ट बताएगा कि एक तारीख मुकर्रर की जाएगी। उसी तारीख के अंतर्गत जो तमाम सारे सीबीएसई से संबंधित स्कूल हैं जहां पे 21 लाख से ज्यादा छात्र इस बार 10वीं की परीक्षा देने वाले थे, उन 21 लाख छात्रों का जो इंटरनल असेसमेंट है वो स्कूल को करके तय तारीख के अनुसार सीबीएसई बोर्ड को भेजना होगा, जिसके बाद फिर सीबीएसई बोर्ड आगे रिजल्ट बनाने की दिशा में कदम उठाएगा और आगे रिजल्ट जो है घोषित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश, आपका बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से दी गई इन तमाम जानकारियों के लिए। तो ये है फिलहाल सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं की स्थिति। बेशक फैसला ले लिया गया है, लेकिन अब संकट है यूपी सरकार के सामने, क्योंकि 8 मई से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं भी शुरू होने जा रही है। और ऐसे में किस तरह से परीक्षाएं कराई जाएंगी? क्या यूपी बोर्ड की परीक्षाएं भी स्थगित होंगी या फिर कोरोना वायरस से एहतियात के साथ एग्जाम कराए जाएंगे? अब ये देखना है उत्तर प्रदेश शासन क्या निर्णय लेता है, उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग क्या निर्णय लेता है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद क्या निर्णय लेती है। यह देखना बहुत दिलचस्प। यूपी बोर्ड क्या एक्शन लेगा? 8 मई से उसकी परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। एशिया में स्थान प्राप्त है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड में, और उत्तर प्रदेश बोर्ड के लिए निर्णय लेना अब बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत जरूरी हो गया है। सीबीएसई बोर्ड ने अपना निर्णय ले लिया है, सीबीएसई ने अपना निर्णय ले लिया है, अब बारी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश बोर्ड क्या एक्शन लेगा, क्या निर्णय लेगा अपनी परीक्षाओं के संदर्भ में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से संक्रमण फैला है और फैल रहा है, इसलिए अब यह निर्णय अवश्यंभावी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। यूपी बोर्ड क्या एक्शन लेगा सीबीएसई बोर्ड के बाद, देखना बहुत दिलचस्प।
और एक बड़ी अपडेट आपको दे दें, उत्तर प्रदेश में कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। एक दिन में 20,510 नए मरीज सामने आए। यूपी में एक्टिव केसेस की संख्या जा पहुंची है 1,11,000 के पार। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 20,510 नए मामले सामने आए। 4,517 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और सक्रिय मामलों की संख्या जा पहुंची है 1,11,835। अब तक 9,376 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कल प्रदेश में 2,10,121 सैंपल्स की जांच की गई। ये कहना है उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद का। अनुभव शुक्ला हमारे साथ हैं। अनुभव, अभी हम बात ही कर रहे थे कि कैसे उत्तर प्रदेश में संक्रमण बढ़ता जा रहा है, इन्फेक्टिविटी बढ़ती जा रही है वायरस की, और ये देखिए तमाम पिछले रिकॉर्ड्स टूट गए। क्या खास नजर आ रहा है आपको इन फिगर्स में? देखिए, कल 18,021 मामले आए थे और आज वो मामले बढ़कर हो गए 20,510। और जो अब अगर हम कहें, अब तक पूरे उत्तर प्रदेश में 9,376 लोगों की कोविड से मौत हो चुकी है। जो सक्रिय मामले हैं वो 1,11,835। और आज खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये कहा है कि देश के जो 10 राज्य हैं जहां पर सबसे तेजी से संक्रमण फैल रहा है, उसमें महाराष्ट्र के बाद अब उत्तर प्रदेश आ गया है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आ गया है। हालांकि बीते 24 घंटे के दौरान 2,10,000 जांच भी की गई, लेकिन उसके मुकाबले आप देखिए तो जो रेशियो पॉजिटिविटी दर है वो काफी बढ़ चुकी है। और लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं। प्रदेश के हर एक शहर में कहीं पर 400, कहीं पर 500, यानी जिन शहरों में, जिन जिलों में पहले 15 मामले आ रहे थे, वहाँ 300, 400 मामले आ रहे हैं। कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, वहाँ तो 1,800, 1,500, 2,000, 2,200। लखनऊ में कल 5,000 मामले आए थे, आज तकरीबन 6,000 के आसपास मामले आए हैं। हर दिन ये मामले आ रहे हैं, हर दिन ये मामले बढ़ रहे हैं। और हमने जैसा अभी अपने दर्शकों को बताया कि जो रेशियो है वो 2.14 है उत्तर प्रदेश का, यानी पूरे देश में सबसे ज्यादा जो कोविड पॉजिटिविटी का रेट है वो यूपी का हो गया है। और ऐसे में तमाम सारे जो विशेषज्ञ हैं वो ये कह रहे हैं कि आगे ये आंकड़े और बढ़ेंगे। जी अनुभव, आप बता रहे हैं लखनऊ में संख्या पिछले दिन की संख्या से पार कर गई है। आपने जो फिगर बताया एक बार फिर से दर्शकों के सामने रखें। देखिए, बिल्कुल पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो तकरीबन 20,510 नए मामले आए हैं 24 घंटे के दौरान। इस दौरान कुल 2,10,121 सैंपल की जांच की गई है। और हालांकि हम एक चीज और देख रहे हैं जिसको हम थोड़ा सा कह सकते हैं कि ये एक अच्छी खबर है। अब सबसे ज्यादा अगर पिछले 12 दिनों के आंकड़ों को देखें तो सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो डिस्चार्ज हुए हैं। आज 4,517 लोग बीते 24 घंटे के दौरान डिस्चार्ज हुए, यानी वो ठीक भी हुए हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो अभी तक 800, 1100, 1400, 2,000 और 3,000 तक ही अधिकतम एक दिन में लोग डिस्चार्ज हो रहे थे, लेकिन बीते 24 घंटे के दौरान 4,500 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज हुए हैं। और मामले अब 20,510 एक दिन में सामने आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 20,510 नए मामले उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में। 4,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए, लेकिन ये संख्या पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ने वाली। 20,510 नए मामले कोरोना के उत्तर प्रदेश में। लखनऊ में अभी भी सबसे बुरा हाल। वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज लगातार मामले बढ़ते हुए। पूरे उत्तर प्रदेश में 2 लाख से ज्यादा टेस्ट हुए और उसमें 20,000 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं पिछले 24 घंटे में। स्थिति और गंभीर होती हुई उत्तर प्रदेश में। एक्टिव केसेस हैं 1,11,000 से ज्यादा और पिछले 24 घंटे में 20,510 नए मरीज। अब तक 9,376 मरीजों की मौत उत्तर प्रदेश में। 7 जिलों के अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद कर दी गई हैं कोविड की वजह से। लखनऊ, प्रयागराज और कानपुर में ओपीडी सेवाएं बंद। यूपी में वायरस की रिप्रोडक्टिव वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई है। पूरे देश में 1.32 और यूपी में 2.14।
तो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा आ चुका है। पिछले 24 घंटे में 20,500 से ज्यादा मामले और जो रिप्रोडक्टिव वैल्यू है वायरस की वो पूरे देश की तुलना में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव क्या कह रहे हैं, अब आप वो सुन लीजिए। टीकाकरण का कार्य निरंतर चल रहा है और जो लोग भी 45 साल से ऊपर की आयु के हैं वे सभी टीकाकरण के पात्र हैं, टीकाकरण करवा सकते हैं और करवाना चाहिए। इससे आपको सुरक्षा मिलती है और जो लोग एक डोज लगवा चुके हैं उन्हें दूसरी डोज भी जरूर लगवानी चाहिए। वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के बाद ही वो आपके लिए वास्तव में प्रभावशाली असरकारी होती है। अब तक 83,49,009 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है और इनमें से 13,93,075 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। कुल मिलाकर 97,42,084 वैक्सीन की डोज अभी तक एडमिनिस्टर की जा चुकी है। 11 तारीख से 14 तारीख तक अर्थात आज तक प्रदेश में टीका उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लोग पूरे उत्साह के साथ अपनी वैक्सीनेशन की डोज ले रहे हैं। बड़ी खबर है, यूपी में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर बोली है प्रियंका गांधी वाड्रा। कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक में प्रियंका का बयान आया है। यूपी में कोरोना की स्थिति भयावह हो चुकी है। हैरानी की बात यह है कि सरकार की तरफ से पूरी लापरवाही का आलम है। प्राइवेट लैब्स में जांच को अनुमति नहीं है। सरकारी लैब में जांच रिपोर्ट 7 दिन में आ रही है। भर्ती होने के लिए आपको सीएमओ की पर्ची चाहिए, जो कि आसानी से मिलती ही नहीं है। जांच के लिए लंबी वेटिंग है और एडमिट होने के लिए लंबी वेटिंग है। लोगों पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफा तो आम लोग कोरोना से परेशान हैं,